बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज हीमाटोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया से। तो लास्ट टाइम हमने बेसिक ओवरव्यू ले लिया था एनीमिया का। ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक का मतलब है आरबीसी का साइज कम होगा, 80 फेमटोलीटर से कम होगा, एमसीवी। एंड हाइपोक्रोमिक का मतलब है कि जो आपका एमसीएचसी होता है वो आपको कम देखने को मिलेगा। क्लियर? तो ये आपने रट्टा मार लेना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपको बताया था कि अगर पेशेंट को माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है तो इसके डिफरेंशियल क्या क्या होती है। निमोनिक है, आ लिस्ट। ओके, ए से एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज होता है। ओके, नंबर टू आपका लेड पॉइजनिंग आ जाती है। नंबर टू आई से आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। ओके, एस से आपका सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। और टी से आपका थैलासीमिया हो जाएगा। थैलासीमिया हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है, आयरन का लेवल कम हो जाता है। ओके, जब आपका आयरन का लेवल कम होगा, आयरन कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हीम कम बनेगा। हीम कम बनेगा तो हीमोग्लोबिन कम होगा। जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो माइक्रोसिटिक एनीमिया आपको देखने को मिलता है। क्लियर? तो ये आयरन की कमी हो जाती है। अब आयरन से रिलेटेड आपने तीन प्रोटीन्स का जरूर पढ़ना है। ओके, वो कौन सी प्रोटीन होती है आयरन से रिलेटेड? नंबर वन, एक प्रोटीन होती है आपकी फेरेटिन। ओके, पहली प्रोटीन है फेरेटिन। फेरेटिन क्या होती है, ये आयरन बाइंडिंग फॉर्म होती है। जो आयरन की स्टोरेज होती है हमारी बॉडी में वो फेरेटिन की फॉर्म में होती है। जो मेजर स्टोरेज साइट है हमारी पूरी बॉडी में वो फेरेटिन होती है। अब जो फेरेटिन होती है आयरन को स्टोर करती है किन जगह पर, बोन मैरो के अंदर। और इसके अलावा आपका आ जाएगा यानी बोन मैरो स्प्लीन, मेनली बोन मैरो के मैक्रोफेजेस के अंदर फेरेटिन स्टोर हो जाती होती है। अब जो फेरेटिन है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, फेरेटिन हमारी बॉडी में आयरन स्टोर को रिप्रेजेंट करती है। दैट मीन्स जितना फेरेटिन ऊपर होगा उतना आयरन आपकी बॉडी में स्टोर आपके ज्यादा देखने को मिलेंगे। स्टोर्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। ये आपने रट्टा मार लेना है। क्लियर? ठीक हो गया। डेट मीन्स आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर फेरेटिन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके अलावा जो फेरेटिन का लेवल है, यानी जो फेरेटिन होती है ये आयरन के स्टोरेज को बताती होती है। जो फेरेटिन का लेवल होता है ये किस में बढ़ता होता है, ये बढ़ता होता है जब हमारी बॉडी में आयरन ओवरलोड होती है। फॉर एग्जाम्पल हीमोक्रोमेटोसिस है, बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही है। इसके अलावा आयरन का ओवरलोड एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज में होता है, क्योंकि एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज के अंदर जो आयरन होता है वो कम अवेलेबल होता है, यूज कम हो रहा होता है। इसके अलावा फेरेटिन कम होता है किसमें, आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर। क्लियर? ये आपने रट्टा मार लेना है। दूसरी प्रोटीन है हीमोसिट्रिन। जो हीमोसिट्रिन होती है ये फेरेटिन की इनसॉल्युबल डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होती है। ओके, ठीक हो गया। जब भी पेशेंट को आयरन ओवरलोड होगा, फेरेटिन टूट जाएगी तो बन जाता है हीमोसिट्रिन। और हीमोसिट्रिन जब टिश्यू में डिपॉजिट होती है तो वो क्या करवा देती है, हीमाक्रोमेटोसिस करवा देती होती है। क्लियर? तीसरी प्रोटीन है हमारी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, वह है ट्रांसफेरिन। जो ट्रांसफेरिन होती है ये आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है। ये कहाँ से बनती है, लीवर बनाता होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन है आयरन को क्या करना, कैरी करना, आयरन को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक हो गया? क्लियर? यानी जो ट्रांसफेरिन होती है ये आयरन को बाइंड करती होती है। ओके, आयरन को बाइंड करती है। जो फ्री ट्रांसफेरिन के मालिक्यूल है उनको बोलते हैं टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। और इसको आपने रट्टा मार लेना, इसको आपने रट्टा मार लेना कि जब भी हमारी बॉडी में आयरन क्या होता है, कम होता है, तो उसके नतीजे में क्या होता है, फेरेटिन भी कम होता है। जब आयरन कम होता है, फेरेटिन कम होता है, तो बॉडी इसको कंपनसेट कर लेती है। बॉडी क्या करेगी, फेरेटिन के मालिक्यूल को ज्यादा बनाना शुरू करेगी ताकि आयरन ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट हो। ठीक हो गया? तो बॉडी क्या करती होती है, वो ट्रांसफेरिन के लेवल को बढ़ा देती है। और ट्रांसफेरिन का मतलब है कि टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती होती है। क्लियर? उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। ठीक हो गया? क्लियर? जो आपका ट्रांसफेरिन होता है वो आयरन से क्या होता है, बाइंड रहता है। ऐसा ट्रांसफेरिन जो आयरन से बाइंड होता है वो उसको बोलते हैं ट्रांसफेरिन सैचुरेशन। यानी जो आपका जो प्रोटीन होती है, ट्रांसफेरिन जो प्रोटीन होती है, ट्रांसफेरिन प्रोटीन क्या करती है, इसकी दो फॉर्म होती है। एक फ्री फॉर्म है जो आयरन को बाइंड कर सकती है, इसको टीआईबीसी कहते हैं। और दूसरा बाउंड फॉर्म होती है। जो बाउंड फॉर्म होती है, कहने का मतलब है जो बाउंड फॉर्म होती है ये इसको बोलते हैं हम ट्रांसफेरिन सैचुरेशन। ट्रांसफेरिन सैचुरेशन। ठीक हो गया? टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी और ट्रांसफेरिन सैचुरेशन। जब हमारी बॉडी में आयरन कम होगा तो टीआईबीसी बढ़ जाती है और ट्रांसफेरिन के सैचुरेशन कम हो जाती होती है। ठीक हो गया?
क्लियर? या आपने रट्टा मार लेना है कि जो आपके ट्रांसफेरिन के मॉलिक्यूल है उनको टीआईबीसी से शो करते हैं, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी से शो करते हैं। जब और आपने रट्टा मार लेना है, जो टीआईबीसी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फेरेटिन के। ओके, फेरेटिन के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जब आपकी बॉडी में आयरन कम होता है, आयरन कम होने का मतलब फेरेटिन कम होता है, फेरेटिन कम होने का मतलब है ट्रांसफेरिन ज्यादा होता है। तो ये आपने रट्टा मार लेना होता है। जब आपके फेरेटिन के स्टोर ज्यादा होते हैं तो लीवर ट्रांसफेरिन की प्रोडक्शन को कम कर देता है, जिसकी वजह से टीआईबीसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक हो गया? ये आपने रट्टा मार लेना है। क्लियर? तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ, जो टीआईबीसी, अगर टीआईबीसी ज्यादा हो रही है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ओके, तो ये आपको किस में देखने को मिलती होती है, किस में ज्यादा होती है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी? ये बढ़ती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। क्या आयरन है, आयरन कम फेरेटिन कम। नंबर टू, प्रेगनेंसी में बढ़ती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी आयरन कम होता है, ज्यादा यूज हो जाता है। इसके अलावा अगर फीमेल ईस्ट्रोजन थेरेपी पे है, ईस्ट्रोजन थेरेपी पे है, अगर टीआईबीसी कम हो रहा है, कौन सी कंडीशन में टीआईबीसी कम होता है, इसका मतलब है हमारी बॉडी में आयरन ओवरलोड है। लाइक अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज है, कोई मेलिग्नेंसी है, इसमें अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज होता है, कोई लीवर के डिजीज है। क्लियर? इसके अलावा नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। क्यों? लिवर डिजीज और नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इन दोनों केस में क्या होते हैं, या तो प्रोटीन बन नहीं रही या प्रोटीन यूरिन में लॉस हो रही है। क्लियर? ठीक हो गया? इसके अलावा आपने एक और चीज रट्टा मारनी है। सपोज ये आपका क्या है, सेल है, ये आपका सेल है। ठीक हो गया? ये आपका सेल होता है, सेल। ओके, अब इसमें ना कहने का मतलब है, एक प्रोटीन होती है जो इसमें से आयरन को क्या करती है, बाहर जाती होती है। इस ट्रांसपोर्टर का नाम है फेराप्रोटीन। फेराप्रोटीन, तो जो फेराप्रोटीन होता है ये वो ट्रांसपोर्टर होता है जो कि आयरन को क्या करता है, सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट करता होता है। ठीक हो गया? आयरन को सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट करता होता है। क्लियर? तो ये आ गया, आयरन आ गया, आयरन। तो प्रोटीन का नाम है फेराप्रोटीन। लेकिन क्या होगा, ओके, जब हमारी बॉडी में कहने का मतलब है कि अगर एक और प्रोटीन होती है जो इस फेराटिन को इनहिबिट करती है, अगर लीवर हेप्सिडिन के लेवल को बढ़ा दे, लीवर अगर हेप्सिडिन के लेवल को बढ़ा दे, जो हेप्सिडिन होती है फेराप्रोटीन को इनहिबिट करती है, जो फेराप्रोटीन इनहिबिट होगा तो आयरन की ट्रांसपोर्ट सेल के बाहर नहीं हो पाएगी, आयरन की रिटेंशन होती है। दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म जिसमें अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर? तो आपने रट्टा मार लेना है। सही हो गया? उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। जो आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है वो आयरन की कमी की वजह से होता है। सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए, जो आयरन होता है दो फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। ओके, आयरन हमारा दो फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। एक आपका हीम आयरन होता है और दूसरा आपका नॉन हीम आयरन होता है। नॉन हीम आयरन होता है। जो हीम आयरन होता है, यानी हीम आयरन होता है, नॉन हीम आयरन होता है। जो मेजोरिटी ऑफ द आयरन होता है वो हीम फॉर्म में होता है। हीम का मतलब है फेरस फॉर्म में होता है, आयरन रिड्यूस फॉर्म में होता है। जो रिड्यूस फॉर्म में होता है वो डूडिनम के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाता है आराम से। ठीक हो गया? और ये एनिमल प्रोडक्ट में देखने को मिलता है। जो नॉन हीम है, प्लांट्स में देखने को मिलता है। इसमें Fe+3 देखने को मिलता होता है, फेरिक आपको देखने को मिलता है, और ये डूडिनम में आसानी से इतना खास एब्जॉर्ब नहीं होता। क्लियर? ठीक हो गया? एक और चीज रट्टा मारनी है कि जो आप खाते हो ना, हीम और नॉन हीम, इसमें से जो आयरन को रिलीज करवाना, उसको रिलीज करवाने वाला गैस्ट्रिक एसिड होता है। यानी अगर पेशेंट में गैस्ट्रिक एसिड कम प्रोड्यूस हो रहा है, पर्निशियस अनीमिया है, आउटोइम्यून गैस्ट्राइटिस है या गैस्ट्रेक्टमी है, उसमें एसिड नहीं होगा, एसिड नहीं होगा तो आयरन रिलीज नहीं हो पाएगा। ओके, आयरन रिलीज नहीं हो पाएगा तो फिर वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो आपका एक और चीज होती है, विटामिन सी। विटामिन सी क्या करती है, ये फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करती है, विटामिन सी। तो अगर विटामिन सी की कमी होती है, स्कर्वी होती है, आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। क्लियर? तो दो क्लिनिकल कोरिलेट बताया। एक, अगर गैस्ट्रिक एसिड, अगर आपका एसिड कम होगा तो क्या होगा, जो आयरन होता है वो रिलीज नहीं हो पाएगा। कहाँ से? हीम से और नॉन हीम से। दूसरा, अगर आपका कहने का मतलब है विटामिन सी नहीं होगा, विटामिन सी नहीं होगा तो जो आपका आयरन है वो रिड्यूस फॉर्म में नहीं हो पाएगा, रिड्यूस फॉर्म कम हो जाएगी, यानी फेरस फॉर्म कम हो जाती है। जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ एनीमिया होता है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ एनीमिया होता है। क्लियर? ये आपने रट्टा मार लेना होता है। अब इसके क्या काज होते हैं, इसका मेनली ना रट्टा मार लेना कि या तो आप डाइट में ले नहीं पा रहे, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, इसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ है, या फिर कहने का मतलब है आपका कि आप आयरन को लॉस कर रहे हो, या तो डाइट में नहीं ले रहे या आयरन को लॉस कर रहे हो। ओके, ठीक हो गया? तो ये दो बेसिक मैकेनिज्म होते हैं।
आयरन का रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, आयरन की सप्लाई कम है, ठीक हो गया, ये सारा आ जाता होता है। अब वो कौन सी फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें आपको आयरन डेफिशिएंसी नीमिया में देखने को मिलता है? नंबर वन, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन ये फिजियोलॉजिकल है जिसमें आयरन की डिमांड बढ़ जाती है, और प्यूबर्टी में भी। क्लियर। इसके अलावा जो दूसरी पैथोलॉजिकल है जिसमें क्या होता है, ब्लड लॉस आपको देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट है जिसको क्रॉनिक ब्लीडिंग हो रही है, जीआईटी से ब्लीडिंग हो रही है, तो आयरन लॉस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जीआईटी से ब्लीडिंग हो रही है, मिलीना हिमेटोचीजिया हो गया है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, इसकी वजह से आयरन लॉस हो रहा है। या फिर पेशेंट को पेप्टिक अल्सर डिजीज है, मैकल्स डायवर्टिकुलम है, क्लोन का कैंसर है, उसकी वजह से आपको लॉस देखने को मिल रहा है। या पेशेंट मैल न्यूट्रिशन है, खा नहीं रहा डाइट में, या एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही। क्यों नहीं एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही? क्योंकि कहने का मतलब है कि उसका विटामिन सी नहीं है, या फिर एसिड नहीं है, या गैस्ट्रेक्टमी हुई है, ठीक हो गया, तो आपका जो हीम का फाइनल स्टेप्स है वो नहीं हो सकता, हीम की सिंथेसिस नहीं हो पाती। जब आप क्या क्लिनिकल साइंस आपको देखने को मिलते हैं? अच्छा, एक बात रट्टा मार लेना, जब भी आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मिले अडल्ट में, ओके, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मिले, अगर आपको लाइक कहने का मतलब है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अगर आपको चाइल्ड में देखने को मिले, चाइल्ड में, इन्फेंट्स में देखने को मिले, इन्फेंट्स में क्या काज होता है? ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में आयरन होता ही नहीं है। क्लियर। जो बच्चों में होता है, बच्चों में मोस्ट कॉमन काज क्या होता है? मैल न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन की वजह से देखने को मिलता है। जो अडल्ट होता है, अडल्ट में मोस्ट कॉमन काज क्या होता है? मेल्स के अंदर पेप्टिक अल्सर डिजीज, और जो फीमेल है उसमें आपको क्या देखने को मिलता है? हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिलता है। अगर पेशेंट बूढ़ा पेशेंट है और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो आपने क्लोन का कैंसर जरूर रूल आउट करना है, क्लोन का कैंसर रूल आउट करना है, या फिर हुक वार्म का इन्फेक्शन आपने रूल आउट करना है। तो ये आपका बेसिक मैकेनिज्म आ जाएगा। क्लियर। उम्मीद है कि समझ आ जाएगा। अब आप लैब्स कराओगे, लैब्स में क्या क्या मिलेगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में? क्लियर। तो आपको क्या मिलेगा? व्हाट आर द क्लिनिकल साइंस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया? तो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है? पैलर होगा, फटीग होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। इसके अलावा पेशेंट में तीन स्पेसिफिक चीजें देखने को मिलती है। लाइक पेशेंट को कहने का मतलब है फटीग, ये तो चीजें होती है, तीन चीजें आपको देखने को मिलती है। नंबर वन, रेस्टलेस रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, कि उसकी टांगे बार बार हिलती रहेगी, चैन नहीं आएगा। नंबर टू, पाइका, पाइका में उन चीजों को खाना जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती। नंबर थ्री, कोइलोनिकिया, स्पून शेप नेल है। नंबर फोर, ग्लोसाइटस। ये चार चीजें रट्टा मारनी है जो कि आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में देखने को मिलती है। क्लियर। सही हो गया। ग्लोसाइटस चिलोसिस भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये चिलोसिस B2 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अब रट्टा मार लेना, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ एक सिंड्रोम होता है जिसको बोलते हैं प्लमर विंसेंट सिंड्रोम। प्लमर विंसेंट सिंड्रोम में क्या होता है? प्लमर विंसेंट सिंड्रोम में तीन चीजें हैं: आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसोफेजियल वेब, और डिस्फेजिया और ग्लोसाइटस। यह चीजें आपको देखने को मिलती होती है। इसोफेजियल वेब, ग्लोसाइटस, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। पेशेंट को, यानी पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है? पेशेंट को एनीमिया होता है आयरन की कमी की वजह से, ओके। इसोफिजियल वेब की वजह से डिस्फेजिया होता है, और ग्लोसाइटस की वजह से आपको बीफी रेड टंग देखने को मिलती है। बीफी रेड टंग आपको देखने को मिलती है। अब आप लैब्स करा लोगे, लैब्स में क्या होगा? सबसे पहला जो अर्लीस्ट साइन होता है वो क्या होता है? RDW बढ़ जाता है। RDW का मतलब है RBC की वेरिएशन होना शुरू हो जाती है, यानी बोन मैरो कंपनसेट करना शुरू कर देती है। बोन मैरो छोटे और पेल आरबीसी प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। इसकी वजह से क्या होगा? एमसीवी भी ड्रॉप कर जाएगा, हाइपोक्रोमिक आरबीसी देखने को मिलेगा, छोटे छोटे आपको आरबीसी देखने को मिलती होती है। क्लियर। या आपने रट्टा मार लेना है, माइक्रोसाइटोसिस और हाइपोक्रोमेजिया देखने को मिलेगा, यानी आरबीसी का सेंट्रल पैलर बढ़ जाएगा। क्लियर। अब बाकी आप करा लोगे लैब्स, तो आपके हीमोग्लोबिन, हिमेटोक्रिट, और आपका कहने का मतलब है एमसीवी, तीनों कम हो गए। तो क्या क्या कम हो गए? हीमोग्लोबिन कम होगा, इसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हीमोग्लोबिन कम होता है, आपका कहने का मतलब है आपका हेमाटोक्रिट कम होता है, और आपका आरडीडब्ल्यू आरडीडब्ल्यू ये कम हो जाती है। सॉरी, आरडीडब्ल्यू तो बढ़ता है, ये मैं गलत बता दिया। ओके, इसको दोबारा लिख लेते हैं। तो क्या क्या चीजें कम होती है? एचबी कम होगा, हेमाटोक्रिट कम होता है, और तीसरी चीज क्या कम होती है? आपका एमसीवी कम होता है, साइज कम हो जाता है, MCHC कम हो जाता है। क्लियर। आपका सीरम आयरन ये कम हो जाता है, आपका फेरेटिन का लेवल कम हो जाता है, ट्रांसफेरिन की जो सैचुरेशन है वो कम हो जाती है, ये सब चीजें कम हो जाती है।
बोन मैरो का आयरन करा लोगे वो भी कम देखने को मिलेगा। कौन सी चीजें बढ़ती है? दो चीजें बढ़ती है, RDW और दूसरा TIBC। ओके, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। क्लियर। इसके अलावा फ्री इरिथ्रोसाइट पोरफायरिन, फ्री इरिथ्रोसाइट पोरफायरिन, क्योंकि आयरन तो प्रोटोपोरफायरिन में ऐड ही नहीं हो रहा। यानी अगर आपने हीम बनाना ना, हीम हीम बनाने के लिए आयरन चाहिए और प्रोटोपोरफायरिन चाहिए, ठीक हो गया। लेकिन प्रोटोपोरफायरिन इस्तेमाल नहीं हो पा रहे तो वो बढ़ जाते होते हैं। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। ट्रीटमेंट क्या है? आपने ओरल आयरन के सप्लीमेंट्स देने होते हैं। क्लियर। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज को पढ़ते हैं, जो थोड़ा छोटा टॉपिक है, शायद यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, ओके, ये आ गया अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज। अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज वैसे नॉर्मोसिटिक अनीमिया आपको देखने को मिलता है, लेकिन सीवियर फॉर्म में आपको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया भी देखने को मिलता है। अब इसमें रट्टा मार लेना, पेशेंट को क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है या कैंसर होगा। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्यों हो सकती है? एंडोकार्डाइटिस की वजह से हो सकती है, या फिर ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से हो सकती है, या फिर कैंसर की वजह से आपको देखने को मिल सकती है। क्लियर। एक बात रट्टा मार लेना, मोस्ट कॉमन काज ऑफ अनीमिया ओवरऑल तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है। लेकिन अगर हॉस्पिटलाइज पेशेंट है तो उसमें जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ अनीमिया होता है वो कौन सा होता है? अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज आपको देखने को मिलता है। इसमें की वर्ड क्या है? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से इंटरल्यूकिन प्रोड्यूस होगा, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 6 प्रोड्यूस होगा। इंटरल्यूकिन 6 लीवर पे काम करेगा, हेप्सिडिन के लेवल को बढ़ा देगा। हेप्सिडिन क्या करती है? फेरोपोर्टिन को इनहिबिट करती है। फेरोपोर्टिन आपके इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल और मैक्रोफेज इसके ऊपर पड़ा होता है। ये आयरन की ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करता है, आयरन को सेल से बाहर नहीं एंटर होने देगा, सेल से बाहर नहीं आने देगा। जब सेल से बाहर नहीं आने देगा, ओके, और इसके अलावा ये आयरन की अब्जॉर्प्शन को कम कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर जो आयरन होता है, ओके, या तो वो स्टोर फॉर्म में ज्यादा रहेगा या फिर वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा आयरन, ठीक हो गया। इन शॉर्ट, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपका जो अवेलेबल आयरन है वो कम होता है। जो आयरन अवेलेबल कम है, बोन मैरो को कम अवेलेबल है, तो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन कम होती है। क्लियर। तो इसका बेसिक पर्पस क्या होता है? जब भी इन्फ्लेमेशन होती है, हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो आयरन को खाने की कोशिश करती है, लेकिन इन्फ्लेमेशन को काउंटर करने के लिए हमारी बॉडी क्या कर लेती है? आयरन को प्रिजर्व कर लेती होती है। लेकिन अगर ये इन्फ्लेमेशन प्रोलॉन्ग हो गया तो हमारे लेवल्स आयरन के बहुत सारा कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से RBC की फॉर्मेशन कम हो जाती होती है। क्लियर। समझ आ गया। अब इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं जब भी आपको लॉन्ग टर्म क्रॉनिक इन्फेक्शन है? फॉर एग्जाम्पल ऑस्टियोमाइलाइटिस है। ओके, क्रॉनिक इन्फेक्शन में क्या क्या एग्जांपल आती है? क्रॉनिक इन्फेक्शन में आपकी एग्जांपल आती है ऑस्टियोमाइलाइटिस, बोन मैरो का इन्फेक्शन है। क्लियर। नंबर 2, एंडोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, ओके, और TB, ये चीजें आ जाती होती है। दूसरा, क्रॉनिक नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लेमेटरी डिजीज, लाइक पेशेंट को अगर रोमाटाइड आर्थराइटिस है, SLE है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉन्स डिजीज है, इसमें आपको देखने को मिलता है। या पेशेंट को मलिग्नेंसी है, मलिग्नेंसी किसकी? हॉजकिन लिम्फोमा है, लंग्स या ब्रेस्ट का कैंसर है। अब पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता होता है? अनीमिया के फीचर के साथ प्रेजेंट करता होता है। क्लियर। ठीक हो गया। लेकिन रट्टा मार लेना, इसमें दो चीजें रट्टा मारनी है। इसमें फेरेटिन का लेवल ज्यादा होता है और आपका TIBC, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, कम हो जाती होती है। क्लियर। और आपका आयरन भी क्या होता है? कम हो जाता है। नॉर्मोसिटिक होता है, लेकिन सीवियर फॉर्म में ये माइक्रोसिटिक हो जाता है जब कुछ ज्यादा आयरन की कमी हो जाती है। ट्रीटमेंट क्या? इन्फ्लेमेशन को काउंटर करना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना, या फिर इरिथ्रोपोइसिस को बढ़ा देना इरिथ्रोपोइटिन से, लाइक CKD वाले पेशेंट में। क्लियर। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये वाला अनीमिया भी हमारा कवर हो गया है। ओके, फिर थैलासीमिया आता है, इसको कवर करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया। सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया, सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है? जो आपकी प्रोटोपोरफायरिन्स है उसकी सिंथेसिस नहीं हो पाती, प्रोटोपोरफायरिन्स उसकी सिंथेसिस नहीं हो पाती। जब प्रोटोपोरफायरिन नहीं होगा, ओके, तो इसमें क्या होगा? जो प्रोटोपोरफायरिन है उसकी सिंथेसिस नहीं हो पाती। जब प्रोटोपोरफायरिन नहीं होगा तो आपका कहने का मतलब है हीम नहीं बनेगा। जब हीम नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाएगा, माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हीम के सिंथेसिस है उसके स्टेप्स आपको दिखा देता हूँ, वैसे वो आगे लिखे हुए हैं, हीम के सिंथेसिस के स्टेप्स। ओके, अब जो हीम की सिंथेसिस होती है, हम एंजाइम को पढ़ लेते हैं, पोरफायरियाज वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं। ओके, जो हीम की सिंथेसिस होती है, रट्टा मार लेना, जो हीम की सिंथेसिस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है और साइटोसोल में होती है। जो हीम की सिंथेसिस होती है ये मेनली लीवर में होती है
और बोन मैरो के अंदर होती है, लीवर में होती है और बोन मैरो में होती है। सबसे पहले क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक एंजाइम होता है एएलए सिंथेस। वो क्या करेगा, जो एएलए सिंथेस होता है वो ग्लाइसिन और सक्सिनाइल कोए को मिला के अमाइनो लिवोलिनिक एसिड बना लेगा, एएलए बना लेगा। अब जो एएलए सिंथेस होता है ये रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। ओके, अब इस स्टेप को जो इनहिबिट करता होता है, कहने का मतलब है अगर या तो एक्स लिंक डिजीज है यानी ये एंजाइम डेफिशिएंट हो जाए तो क्या होगा, प्रोटोपोरफाइरिन्स नहीं बनेंगे, क्लियर, या फिर पेशेंट ग्लूकोज है या हेमिन है या एंजाइम डेफिशिएंट है तो ये रिएक्शन नहीं चलेगा। दूसरा स्टेप ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। एंजाइम कौन सा है, एएलए डिहाइड्रेटेस, एएलए डिहाइड्रेटेस। ये दो एंजाइम को रट्टा मार लो, एएलए सिंथेस और एएलए डिहाइड्रेटेस। जो एएलए सिंथेस होता है इसको एक को फैक्टर चाहिए होता है, उसको B6 चाहिए होता है अपने काम के लिए। यानी जो पेशेंट अल्कोहल ज्यादा पिएगे या पेशेंट आइसोनियाजाइड इस्तेमाल करेगा तो उसमें B6 कम होती है और एएलए सिंथेस काम नहीं करेगा। जब एएलए सिंथेस काम नहीं करेगा प्रोटोपोरफाइरिन्स नहीं बनेंगे, प्रोटोपोरफाइरिन्स नहीं बनेंगे, हीम नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। या अगर पेशेंट लेड की पॉइजनिंग है तो लेड क्या करता है, एएलए डिहाइड्रेटेस को इनहिबिट करता है। जब एएलए डिहाइड्रेटेस होगा तो फिर क्या होगा, एएलए डिहाइड्रेटेस इनहिबिट होगा तो आपके एंजाइम काम नहीं करेंगे। ठीक हो गया, तो रट्टा मार लेना, जो लेड होता है वो दो एंजाइम को इनहिबिट करता है, एएलए डिहाइड्रेटेस और फेरोचिलाटेस, जो लास्ट में आयरन को ऐड करता है। तो जो लेड होता है वो एएलए डिहाइड्रेटेस और फेरोचिलाटेस इसको इनहिबिट करता है। अगर B6 की डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से एएलए सिंथेस काम नहीं करेगा। और B6 की डेफिशिएंसी कब होती है, जब पेशेंट आइसोनियाजाइड इस्तेमाल करेगा। आपको हिस्ट्री मिलेगी कि टीबी है, आइसोनियाजाइड इस्तेमाल कर रहा है, या फिर कोई माइटोकॉन्ड्रियल टॉक्सिन है, जो अल्कोहल होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल टॉक्सिन है, माइटोकॉन्ड्रिया को उड़ा देगा तो ये एंजाइम नहीं बनेंगे। दीज आर द एक्वायर्ड कॉजेज ऑफ सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। और जो कंजेनाइटल काज होता है उसमें आपका एंजाइम ही डेफिशिएंट है। तो जो कंजेनाइटल काज होता है उसमें एंजाइम डेफिशिएंट है, एक्वायर्ड कॉजेज में अल्कोहल है जो माइटोकॉन्ड्रियल पॉइजन है, लेड पॉइजनिंग है जो एएलए डिहाइड्रेटेस को और फेरोचिलाटेस को इनहिबिट कर देता है। और तीसरा आ जाएगा विटामिन B6 डेफिशिएंसी, जो एएलए सिंथेस को इनहिबिट कर देता है। इसके बाद बनता है आपका पोर्फोबिलोनोजन, साइटोप्लाज्म में जाएगा, एंजाइम होगा पोर्फोबिलोनोजन डीअमाइनेज और बन जाएगा हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन। अब यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है, अब अगर आपका पोर्फोबिलोनोजन डीअमाइनेज या हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन सिंथेस अगर ये एंजाइम डेफिशिएंट होता है तो इस डिजीज को बोलते हैं एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया। तो जो एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया होता है इसमें पोर्फोबिलोनोजन डीअमाइनेज कम होता है। अगर आपका यूरोपोरफाइरिनोजन डी कार्बोक्सिलेज, जिसने डी कार्बोक्सिलेशन करानी है, अगर ये डेफिशिएंट हो जाए तो ये पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा करवा देता है। इसके बाद है फिरोचिल्लाटेस, फिरोचिल्लाटेस लास्ट स्टेप को कंट्रोल करता होता है। ठीक हो गया, अब हम स्टार्ट करते हैं हीम की सिंथेसिस को। जो हीम की सिंथेसिस होती है उसको स्टार्ट करते हैं, क्लियर। जो आपकी हीम की सिंथेसिस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और साइटोसोल में होती है। जब हीम की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, कोई एंजाइम डिफेक्टिव है तो सबस्ट्रेट एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो पोरफायरियाज हो जाएगा। जो पोरफायरियाज होते हैं हेरिडेटरी हो सकते हैं या एक्वायर्ड हो सकते हैं, जिसमें हीम की सिंथेसिस नहीं हो पाती। जब हीम की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो हीम के प्रीकर्सर एक्यूमुलेट हो जाएंगे और जब हीम की सिंथेसिस नहीं होगी पेशेंट को क्या होगा, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया आपको देखने को मिलेगा, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलेगा। जो लेड होती है दो एंजाइम को इनहिबिट करती है, एएलए डिहाइड्रेटेस को और फिरोचिल्लाटेस को, इसको इनहिबिट करती होती है। सबसे पहले पढ़ते हैं लेड पॉइजनिंग। लेड क्या करती है, फेरोचिल्लाटेस को और एएलए डिहाइड्रेटेस को इसको इनहिबिट करती है, क्लियर। जब ये इनहिबिट होगा तो उसकी वजह से क्या ब्लड में जमा होता है, ब्लड में प्रोटोपोरफायरिन, एक ये प्रोटोपोरफायरिन है जो कि जिसमें आयरन ऐड होके हीम बनेगा, प्रोटोपोरफायरिन भी बनेगा, ये एक्यूमुलेट हो जाएगा, सॉरी बनेगा तो सही, एक्यूमुलेट हो जाएगा। और दूसरा आपका एएलए एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया, तो लेट दो चीजों को इनहिबिट करता है, एएलए डिहाइड्रेटेस को और फेरोचिल्लाटेस को। पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया के साथ, जिसमें पैपन हीमर बॉडीज बताई थी, रिंग सिड्रोब्लास्ट आपको देखने को मिलते हैं, बेजोफिलिक स्टिपलिंग आपको देखने को मिलती है लाइट की पॉइजनिंग में, रिंग सिड्रोब्लास्ट मिलते हैं बोन मैरो में। इसके अलावा जीआई का और किडनी का डिजीज आपको देखने को मिलता है, जीआईटी का और किडनी का डिजीज देखने को मिलता है। ओके, ठीक हो गया, तो ये आपने रट्टा मार लेना है। तो लेड आपके दो एंजाइम को निबेट करता है, फिरोचिल्लाटेस को और एएलए डिहाइड्रेटेस को। जब ये फिरोचिल्लाटेस को निबेट करता है तो आपकी बॉडी में प्रोटोपोरफायरिन और आयरन के लेवल बढ़ते हैं, जिसकी वजह से बेजोफिलिक स्टिपलिंग आपको देखने को मिलती है। ठीक हो गया,
क्लियर। अब क्या साइंस आपको देखने को मिलती है जब भी लेड की पॉइजनिंग होती है? आपको क्या देखने को मिलता होता है? लेड की पॉइजनिंग में आपको एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है, डायरिया, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, ये आपको देखने को मिलता है। ओके, ठीक हो गया, तो ये रट्टा मार लेना है। तो लेड की पॉइजनिंग, इसके अलावा लेड की पॉइजनिंग है, इसका निमोनिक भी रट्टा मार सकती है, ABCD। ओके, इससे काफी ज्यादा आसान हो जाती है। ओके, क्लियर। तो हम ये लिख लेते हैं हमारा ABCD वाला। ओके, लेड की पॉइजनिंग। ओके, तो ABCDEF, जब भी पेशेंट को लेड की पॉइजनिंग होती है, पेशेंट को अनीमिया होता है या एमनूरिया आपको देखने को मिलता होता है। नंबर 2, बी से बेजोफिलिक स्टिपलिंग होती है या बर्टोलियन लाइन होती है, ये गम्स के ऊपर डेपोजिट हो जाता है बर्टोलियन लाइन के साथ। सी से आपको एब्डोमिनल कॉलिक पेन या कॉन्स्टिपेशन आपको देखने को मिलती होती है। चौथा, डी से आपको ड्रॉप देखने को मिलता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, रेस्ट प्लस फुट ड्रॉप आपको देखने को मिलता है। ई से आपका एनकेफेलोपैथी होती है, ओके, नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। एफ से क्या होता है? फेशियल पैलर आ जाएगा, फेशियल पैलर आ जाएगा। क्लियर। अब बच्चों में जो बच्चे लेड पेंट का एक्सपोजर खाते हैं, लेड पेंट को खाना शुरू कर देते हैं, मेंटल डिटोरिएशन होता है। अडल्ट में अगर कोई बैटरी या एमुनेशन का एक्सपोजर हुआ तो हेडेक होता है, रिस्ट ड्रॉप होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिलती है। तो ये हो जाएगा हमारा टॉपिक। इसके बाद अब लेड वाले पेशेंट में आप क्या क्या लेवल्स कराते होते हैं? लेड वाला पेशेंट है, लेड की पॉइजनिंग है, तो इसमें क्या मिलेगा आपको? लाइक लेबोरेटरी में क्या क्या करवाते होते हैं? ठीक हो गया। ओके, तो इसमें आपको लेड का लेवल देखने को मिलेगा, किसके अंदर? यूरिन के अंदर या फिर ब्लड के अंदर। पहले तो ये रट्टा मारना है। नंबर 2, अगर आप एब्डोमिनल रेडियोग्राफ कराओगे तो आपको लेड चिप्स मिलेगी इंटेस्टाइन के अंदर। नंबर 3, आपको वाइट ओपेसिटीज मिलेगी बोन्स के ऊपर, वाइट ओपेसिटीज आपको देखने को मिलती होती है। जब आप पेरिफेरल स्मीयर कराओगे तो आपको बेजोफिलिक स्टिपलिंग देखने को मिलती है। बेजोफिलिक स्टिपलिंग क्यों होती है? क्योंकि जो लेड होता है वो एक एंजाइम को डीनेचर करता है, ये वो एंजाइम है जो कि राइबोसोम को तोड़ता होता है। ठीक हो गया। लेड क्या करता होता है? जो लेड होता है ये क्या कर देता है? ये इनहिबिट कर देता है, डीनेचर कर देता है राइबो न्यूक्लियस को। जो राइबो न्यूक्लियस होता है राइबोसोम की डिग्रेडेशन कराता है। जब राइबोसोम की डिग्रेडेशन कम से कम होगी, राइबोसोम की एग्रीगेशन बनना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या मिलती है? बेजोफिलिक स्टिपलिंग आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर। बाकी बोन मैरो कराओगे आपको सिट्रोब्लास्ट मिलता होता है, ALA और प्रोटोपोरफायरिन इसके लेवल ज्यादा देखने को मिलते हैं। सीरम आयरन और फेरेटिन ज्यादा होता है और TIBC कम हो जाता है। ठीक हो गया। आयरन क्या होगा? ज्यादा होगा, यूज नहीं हो रहा, फेरेटिन में कन्वर्ट हो जाएगा और TIBC कम हो जाती है, ट्रांसफेरिन की सैचुरेशन बढ़ जाती होती है। क्लियर। तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते होते हैं, ये वाला टॉपिक हो गया। इसके बाद है एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया। पोर्फोबिलिनोजन डी माइनस ये एंजाइम डेफिशिएंट होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, जिसकी वजह से पोर्फोबिलिनोजन और ALA जमा हो जाती है। अब इसका निमोनिक इजी है, 5 P's है। पेनफुल एब्डोमन, कॉलिकी एब्डोमिनल पेन होगा, पोर्ट वाइन, कलर्ड पी, यूरिन कलर्ड आना शुरू हो जाएगा, पोलीन्यूरोपैथी होती है, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होती है, और ये उन तमाम चीजों से प्रेसिपिटेट होता है जो ALA सिंथेस के लेवल को बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे ड्रग इस्तेमाल करते हो जो साइटोक्रोम P450 को इंड्यूस करती है, लाइक कार्बामेजापिन, फेनिटोइन, रिफेम्पिन। कौन सी ड्रग होती है? कार्बामेजापिन, फेनिटोइन आ जाती है और आपका रिफेम्पिन आ जाती है। इसके अलावा अल्कोहल ये भी इंड्यूस करती है या स्टारवेशन आ जाती है। ट्रीटमेंट क्या होगा? हैमिन और ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि जो हैमिन और ग्लूकोज होते हैं ये ALA सिंथेस को इनहिबिट कर देते हैं। जब सिंथेस को इनहिबिट कर देंगे तो आपका ALA नहीं बनेगा और वो आगे कन्वर्ट भी नहीं हो पाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद है पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा, यूरोपोरफायरिनोजन डी कार्बोक्सिलेज, इसकी डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से यूरोपोरफिन का लेवल ज्यादा होता है। अब इसका निमोनिक है पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा। P से फोटोसेंसिटिविटी होती है, ओके। C से क्या होता है? हेपेटाइटिस से एसोसिएटेड होता है। T से क्या होगा? टी कलर्ड यूरिन होगा, यूरिन में चाय आना शुरू हो जाएगी। ट्रीटमेंट क्या है? फ्लेबोटमी करो कि आप ज्यादा उसको ड्रेन कर लो, सन को वाइट करो क्योंकि फोटो सेंसिटिविटी होती है, ओके, और एंटी मलेरियल ड्रग इस्तेमाल करो। क्लियर। लाइक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, क्योंकि ये इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग होती है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद हम आयरन की पॉइजनिंग, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब जो आयरन की पॉइजनिंग होती है, एक्यूट होती है या क्रॉनिक होती है? एक्यूट में ये है कि बच्चे ने गलती से क्या कर लिया, एक्सीडेंटली
पिल्स खा लिया, आयरन टैबलेट्स खा लिया, ठीक हो गया, क्योंकि कैंडी की तरह लगती है। अगर ये खा लेगा तो जो एक्यूट आयरन पॉइजनिंग होती है वो बहुत ज्यादा सीवियर होती है, हाई मोर्टेलिटी करा देती है। अब जो आयरन होता है ना वो फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन कराता है, ओके, और लिपिड्स की परऑक्सीडेशन करा देता है। जब फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो लिपिड्स की परऑक्सीडेशन कराते हैं। जब लिपिड्स की परऑक्सीडेशन होती है, मेम्ब्रेन डैमेज होती है, सेल डेथ हो जाता है। पेशेंट बहुत जल्दी प्रेजेंट करता है लाइक गैस्ट्रोएंटराइटिस के साथ, के एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, जीआई ब्लीडिंग है, और रेडियो ओपैक पिल आपको देखने को मिलेगी एक्सरे के अंदर। अब इसके अंदर जब भी आयरन की पॉइजनिंग होती है तो हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता होता है, ठीक हो गया। अब हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस के क्या क्या काजेज होते हैं? मड पाइल्स, एम से मेथनॉल, यू से यूरेमिया, डी से डीकेए, पी से पैराल्डिहाइड, आई से आयरन या आइसोनियाजाइड, एल से लैक्टिक एसिडोसिस, ई से एथेनॉल, एस से सैलिसाइलेट है। मल्टी ऑर्गन फेल्योर होता है, जीआईटी की ऑब्स्ट्रक्शन होती है। ट्रीटमेंट क्या होता है? आयरन के चिलेटर इस्तेमाल करने हैं लाइक डिफ्रॉक्सामिन, डिफ्रॉक्सिरोक्स और गैस्ट्रिक लेवाच, ये आपने करना होता है। इसके बाद है आपका क्रॉनिक। क्रॉनिक में क्या होता है? क्रॉनिक कब होती है? क्रॉनिक अडल्ट में होती है, प्राइमरी हो सकती है या सेकेंडरी हो सकती है। लाइक पेशेंट को थैलासीमिया था या सिकल सेल एनीमिया था, उसको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है जिसकी वजह से हीमोक्रोमेटोसिस हो गई है। तो जो क्रॉनिक वाला होता है ना वो कैसे प्रेजेंट करता है? हीमोक्रोमेटोसिस के साथ प्रेजेंट करता है। और हीमोक्रोमेटोसिस के अंदर आयरन आपके बहुत सारे टिश्यू में डिपॉजिट होता है, ज्वाइंट्स में डिपॉजिट होगा तो आर्थ्रोपैथी हो जाएगा, मेटाकार्पोफेलेंजियल ज्वाइंट का। लीवर में जमा हो गया तो माइक्रोनोडुलर सिरोसिस करवा देगा। हार्ट में जमा हो गया तो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। पेनक्रियास के बीटा सेल में जमा हो गया, ब्रॉन्स डायबिटीज। स्किन की पिगमेंटेशन हो गई है, ओके, मेलानिन की प्रोडक्शन बढ़ गई है। पिट्यूटरी में डिपॉजिट हो गया तो हाइपोगोनाडिज्म आ जाएगा। क्लियर? ऑलमोस्ट ये हमारा हो जाएगा अच्छे से। तो ये टॉपिक हो गया माइक्रोसिटिक एनीमिया। अब हम आगे चलते होते हैं। नेक्स्ट हमारा माइक्रोसिटिक है सिड्रोब्लास्टिक, को फिनिश कर लेते हैं क्योंकि हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया। सिड्रोब्लास्टिक के काजेस को दो में डिवाइड करना है, जेनेटिक और एक्वायर्ड। जेनेटिक में एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, ईएलए सिंथेस एंजाइम डिफेक्टिव होता है। और एक्वायर्ड में माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, ओके, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम जिसमें बोन मैरो के अंदर आरबीसी की मैच्योरेशन नहीं हो पाती, या अल्कोहल की वजह से है। अल्कोहल क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल पॉइजन है। लेड की पॉइजनिंग है जो फेरोचेलाटेस को और एएलडी हाइड्रोटेस को इनहिबिट करता है। B6 की डेफिशिएंसी है आइसोनियाजाइड में। कॉपर की डेफिशिएंसी है क्योंकि एंजाइम को कॉपर भी चाहिए होता है। आइसोनियाजाइड या लिनिजोलाइड, ये ड्रग क्या करती है? B6 के लेवल को कम कर देती है। अब लैब्स में क्या मिलेगा? आयरन ज्यादा होगा क्योंकि यूज नहीं हो पा रहा, टीआईबीसी कम होती है, फेरेटिन ज्यादा होता है, रिंग सिड्रोब्लास्ट होता है, ओके। रिंग सिड्रोब्लास्ट का मतलब है कि आपको जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो आयरन लेडेंड होते हैं और वो प्रूशियन ब्लू स्टेन लेते हैं क्योंकि आयरन के लिए स्टेन होती है। क्लियर? पेरिफेरल स्मीयर कराओगे तो आपको बेसोफिलिक स्टिपलिंग मिलती है, ओके। कुछ एक्वायर्ड वेरिएंट्स भी होती है लाइक नॉर्मोसिटिक या मैक्रोसिटिक। ट्रीटमेंट क्या है? पिरिडॉक्सिन। जो पिरिडॉक्सिन होती है B6 एनालॉग होती है, और जो B6 होता है एएलए सिंथेज के लिए को फैक्टर का काम करता है। इसके बाद लेड पॉइजनिंग है। लेड पॉइजनिंग फिरोचिलेटेस को और ईएलएडी हाइड्रोटेस को इनहिबिट करती है। हीम नहीं बनेगा, आरबीसी का प्रोटोपोरफायरिन ज्यादा होता है। इसके अलावा जो लेड पॉइजनिंग है वो राइबोसोमल आरएनए की डिग्रेडेशन को इनहिबिट कर देती है, वो राइबोन्यूक्लियस एंजाइम को इनहिबिट करता है जिसकी वजह से राइबोसोम टूटेगा नहीं, राइबोसोम की एग्रीगेशन होती है और बेसोफिलिक स्टिपलिंग आपको देखने को मिलती है। अब जो सिम्टम्स होते हैं लेड पॉइजनिंग के, नंबर 1, लेड लाइन मिलती है गम्स पे जिसको बर्टोनियन लाइन कहते हैं, और मेटाफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स पे मिलती है। एंसेफलोपैथी होती है, बेसोफिलिक स्टिपलिंग होती है, एब्डोमिनल कॉलिक और सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया होता है, रिस्ट ड्रॉप, फुट ड्रॉप होते हैं। अब आपने जो आयरन के चिलेटर थे वो डिफ्रॉक्सामिन, डिफ्रासिरोक्स, डिफ्रासिपिरोन ये था, लेकिन जो लेड के चिलेटर होता है वो सक्सीमर होता है, इथाइलिन, ईडीटीए और डाइमर कैप्रोल ये आ जाता है। जबकि कॉपर का चिलेटर कौन सा होता है? पेनिसिलमिन होती है या जिंक होती है, ठीक हो गया। कहते हैं कि पुराने लोगों में काफी ज्यादा कॉमन है, बच्चे अगर पेंट्स को ज्यादा खाते हैं, अडल्ट किसी वर्क प्लेस पे काम करते हैं, बैटरीज या एमुनिशन, उसकी वजह से आपको ये देखने को मिलता होता है। क्लियर? ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अब लास्ट में अब हमारा एक ही रह गया है, वो आपका थैलासीमिया रह गया है, इनहेरिटेड माइक्रोसिटिक एनीमिया। जो थैलासीमिया होता है, थैलासीमिया आपके ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होते हैं। इसको हम कहीं और लिख लेते हैं थैलासीमिया वाले टॉपिक को, इसके बारे में पॉइंट्स लाइक, जो थैलासीमिया होता है ना, ओके, यहाँ लिखते हैं यहाँ पर, ओके। तो जो आपका थैलासीमिया होता है, थैलासीमिया
थैलासीमिया, थैलासीमिया। तो थैलासीमिया होता है ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। ऑटोसोमल रिसेसिव है, हीमोग्लोबिनोपैथी है, क्वांटिटेटिव हीमोग्लोबिनोपैथी है, यानी इसमें ग्लोबिन चेन्स की प्रोडक्शन कम होती है। क्वांटिटेटिव है, इसमें जो हीमोग्लोबिन है उसकी जो ग्लोबिन चेन्स है उसकी फॉर्मेशन कम हो जाती है, ग्लोबिन चेन की फॉर्मेशन कम हो जाती है। ठीक हो गया। ग्लोबिन नॉर्मल है लेकिन वो कम है। अगर ग्लोबिन एबनॉर्मल हो तो वो सिकल सेल एनीमिया होता है, लेकिन ग्लोबिन बिल्कुल ठीक ठाक है स्ट्रक्चर में, क्वांटिटी में कम हो गई है। ठीक हो गया। अब ये क्यों होती है थैलासीमिया? थैलासीमिया के लिए आपने ये पढ़ना है कि ग्लोबिन चेन कम होती है। ग्लोबिन चेन दो अल्फा दो बीटा होती है, या तो अल्फा चेन नहीं बनेगी तो बीटा चेन की एग्रीगेशन होना शुरू हो जाती है, या फिर बीटा चेन नहीं होती अल्फा चेन की एग्रीगेशन आपको देखने को मिलती होती है। ठीक हो गया। अब नॉर्मली जो अल्फा चेन और बीटा चेन होती है बिल्कुल बराबर बनती है, ताकि आपका अल्फा चेन और बीटा चेन मिलकर हीमोग्लोबिन बनाए। ठीक हो गया। रट्टा मार लेना, जब भी एक ग्लोबिन चेन कम होती है दूसरी चेन्स बढ़ना शुरू हो जाती है। ओके। जब भी आपका फॉर एग्जांपल अगर अल्फा कम होता है बीटा ज्यादा होना शुरू हो जाता है। क्लियर। और जो आपका हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, लेकिन जो आरबीसी प्रोडक्शन है वो नॉर्मल होती है, बोन मैरो से बिल्कुल ठीक ठाक प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है, जो थैलासीमिया वाले पेशेंट होते हैं, उल्टा वो कंपनसेट करना शुरू कर देते हैं कि आरबीसी का साइज छोटा हो जाता है लेकिन आरबीसी का काउंट बढ़ जाता होता है। क्लियर। ठीक हो गया। ये आपने रट्टा मार लेना है। अब जो थैलासीमिया होता है अल्फा थैलासीमिया है और बीटा थैलासीमिया होता है। दो थैलासीमिया होते हैं, अल्फा थैलासीमिया और बीटा थैलासीमिया। तो थैलासीमिया में ग्लोबिन चेन नहीं बनेगी और इसकी वजह से आपको ये देखने को मिलता होता है। और रट्टा मार लेना, तो थैलासीमिया वाला जो होता है ना ऐसा आरबीसी जिसमें हीमोग्लोबिन की एग्रीगेट है, वो पेशेंट प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम से बच जाता है। ओके। यानी जो थैलासीमिया वाले या सिकल सेल एनीमिया वाले या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज वाले या थैलासीमिया वाले, ये जो पेशेंट होते हैं ना, इसमें जो आरबीसी की हाफ लाइफ होती है वो कम हो जाती है। जब आरबीसी की हाफ लाइफ कम होती है तो उनके जो कैरियर्स होती है उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है अगेंस्ट मलेरिया। क्यों? क्योंकि जो मलेरिया वाला होता है वो अपनी लाइफ साइकिल आरबीसी में पूरी करता है, लेकिन थैलासीमिया वाले पेशेंट में, सिकल सेल एनीमिया में और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज में आरबीसी की हाफ लाइफ ही कम हो जाती है, जिसकी वजह से आरबीसी टूट जाते हैं। क्लियर। तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अब हम पहले पढ़ लेते हैं अल्फा थैलासीमिया और बीटा थैलासीमिया। जो अल्फा थैलासीमिया होता है ना, ओके, अल्फा थैलासीमिया रट्टा मार लेना, ये आपको साउथ एशिया में ज्यादा देखने को मिलता है। साउथ एशिया में देखने को मिलता होता है, यानी हमारे यहाँ अल्फा थैलासीमिया रिलेटिवली काफी ज्यादा कॉमन है। ओके। अब एक बात रट्टा मार लेना है, जो अल्फा थैलासीमिया है, इसको समझने से पहले आपने रट्टा मारना है कि जो आपका जो अल्फा चेन होती है ना, अल्फा चेन को बनाने के लिए चार जीन्स होती है। ये चार जीन है, एक दो तीन चार। अल्फा चेन्स को बनाने के लिए चार जीन्स होती है। ओके। और जो चार जीन्स होते हैं ना, ये दो क्रोमोसोम पे पड़े होते हैं, मतलब एक क्रोमोसोम पे दो कॉपी पड़ी है। ये फर्स्ट क्रोमोसोम है, ये सेकंड क्रोमोसोम है। दोबारा बता देता हूँ, जो आपका अल्फा थैलासीमिया होता है ना, रट्टा मार लेना, चार अल्फा जीन्स होती है जो क्रोमोसोम नंबर 6 पे पड़े होते हैं, और एक क्रोमोसोम पे आपके दो जीन्स पड़े होते हैं। ठीक हो गया। और अल्फा थैलासीमिया में होता क्या है? अल्फा थैलासीमिया में क्या होता है? जीन की डिलीशन होती है, जीन की डिलीशन होती है। ठीक हो गया। क्या होता है अल्फा थैलासीमिया में? हमेशा जीन की क्या होती है? डिलीशन होती है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक जीन की डिलीशन हुई है तो इसको बोलते हैं अल्फा थैलासीमिया मिनिमा। अल्फा थैलासीमिया मिनिमा। अगर एक जीन डिलीट अल्फा थैलासीमिया मिनिमा होता है, इसको बोलते हैं साइलेंट कैरियर। ऐसे जो पेशेंट है उनको कोई सिम्टम नहीं होते, कोई भी सिम्टम नहीं होता। ठीक हो गया। दूसरा, अगर आपकी दो चेन्स डिलीट हो गई है, दो चेन्स डिलीट हो गई है, ओके, तो उसको बोलते हैं अल्फा थैलासीमिया माइनर। अल्फा थैलासीमिया माइनर। ठीक हो गया। या इसको अल्फा थैलासीमिया ट्रेट भी कहते हैं। अब इसको हम दो में पढ़ लेते हैं। ओके। दो दो में डिवाइड करते हैं। अब रट्टा मार लेना, दो अल्फा चेन कम है, अल्फा चेन कम है, बीटा चेन बढ़ जाती होती है, हीमोग्लोबिन कम होता है, लेकिन पेशेंट को माइल्ड अनीमिया देखने को मिलता है। ओके। अब इसकी दो फॉर्म्स होती है, सिस और ट्रांस। सिस के अंदर क्या होता है, जो दोनों जो जीन्स होते हैं ना, ये एक ही क्रोमोसोम पे एबनॉर्मल होते हैं। अगर एक ही क्रोमोसोम पे दोनों जीन एबनॉर्मल हो, ओके, यानी दोनों जीन डिलीट हो जाए, अगर दोनों जीन अल्फा जीन एक ही क्रोमोसोम से डिलीट हो जाए, तो ये क्या होते हैं? इसको बोलते हैं सिस फॉर्म। और जो सिस फॉर्म होती है ये ज्यादा सीवियर होती है एज कम्पेयर टू ट्रांस। ट्रांस में क्या होता है? ओके, एक क्रोमोसोम पे एक कॉपी डिलीट होती है। ट्रांस वाला आपको वेस्ट अफ्रीका में देखने को मिलता है। वेस्ट अफ्रीका में कौन सा होता है आपका? ट्रांस वाला होता है। साउथ एशिया में कौन सा होता है? सिस वाला होता है। सिस वाला सीवियर होता है, ट्रांस वाला लेस सीवियर आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर।
ऑलमोस्ट उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद अब आगे चलते हैं। अल्फा थैलासीमिया, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब आप लैब्स कराते हैं अल्फा थैलासीमिया वाले पेशेंट में, ट्रेट वाले पेशेंट में, तो आपका HB कम होता है, हिमेटोक्रिट कम होता है, ओके, आपका MCV कम हो जाता है, RBC छोटे छोटे बनते हैं, लेकिन आपका जो आयरन है वो नॉर्मल होता है। RDW ये नॉर्मल होता है। RDW रट्टा मार लेना, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में बढ़ता है। RBC का काउंट बढ़ जाता है। RBC का काउंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ओके, RBC का काउंट बढ़ जाता है कंपनसेशन में। और इसमें HB इलेक्ट्रोफोरेसिस नॉर्मल मिलता है। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस नॉर्मल मिलता है। ठीक हो गया। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि जो आपका ना रट्टा मार लेना, किसी भी तरह का हीमोग्लोबिन बनाना हो तो उसमें आपको अल्फा चेंज चाहिए होती है। मतलब जो भी आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन है तो वो क्या हो जाती है, उन सब में आपको अल्फा चेन चाहिए। हर हीमोग्लोबिन के अंदर अल्फा चेन चाहिए। तो अल्फा थैलासीमिया में क्या होता है, अल्फा थैलासीमिया में सारे हीमोग्लोबिन कम हो जाती है, वो भी इक्वल क्वांटिटी में। इक्वल क्वांटिटी में सारे हीमोग्लोबिन कम हो जाती है, मतलब हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं देखने को मिलता, सारे कम हो जाते हैं। जिसकी वजह से आपने HB इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं कराना। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस क्या होती है, जेनेटिक टेस्टिंग होती है। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस सिर्फ हम बीटा थैलासीमिया में कराते हैं। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब जो ट्रीटमेंट है अल्फा थैलासीमिया ट्रेट का, कोई खास ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन आयरन से ठीक नहीं करना। आयरन क्यों नहीं दोगे आप इन पेशेंट में, आयरन दे दिया ना तो आयरन की वजह से आयरन ओवरलोड हो जाएगा, हीमोक्रोमेटोसिस हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अल्फा थैलासीमिया मेजर। अब हम पढ़ते हैं सीवियर फॉर्म है, सीवियर फॉर्म। सीवियर फॉर्म को बोलते हैं अल्फा थैलासीमिया मेजर। अब जो मेजर होता है उसके दो है, हीमोग्लोबिन H डिजीज, हीमोग्लोबिन बार्स। जो हीमोग्लोबिन H होता है इसके अंदर आपके तीन जो चेन्स होती है, ओके, वो डिलीट हो गई है, तीन चेन्स डिलीट हो गई है। और जो बीटा चेन है उतना ज्यादा होती है तो कि वो बीटा 4 टेट्रामर बना देती है, इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन H। ठीक हो गया, ओके, हीमोग्लोबिन H। अब ये जो हीमोग्लोबिन H होता है ये सीवियर माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया कराता होता है। क्लियर, ठीक हो गया, मॉडरेट टू सीवियर हाइपोक्रोमिक एनीमिया कराता होता है। ठीक हो गया। तो ये जो बीटा टेट्रामर्स होते हैं ना, रट्टा मार लेना, ये जो बीटा बीटा टेट्रामर्स प्रोड्यूस होते हैं ये आपके इनिशियली सॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबल होते हैं किसमें, बोन मैरो में, ओके। जब ये सॉल्युबल होते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये RBC की मैच्योरेशन करा देते हैं। लेकिन जो आपके अल्फा टेट्रामर होते हैं वो आपके सॉल्युबल नहीं होते, ओके, अल्फा टेट्रामर आपके सॉल्युबल नहीं होते। क्लियर, ये आपने रट्टा मार लेना है, ओके। ठीक हो गया। मतलब कि आपका ये टेट्रामर्स क्या होते हैं, बीटा टेट्रामर्स सॉल्युबल होते हैं, ओके। जब ये सॉल्युबल होते हैं, डिसॉल्व हो जाएंगे तो RBC की मैच्योरेशन सही हो पाएगी। जब RBC की मैच्योरेशन सही हो पाएगी तो RBC का ब्रेक डाउन रिलेटिवली कम होता है, इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस नहीं होती। अब इनका क्या ट्रीटमेंट होता है, ओके, इनका क्या ट्रीटमेंट होता है, इनका ट्रीटमेंट होता है कि आपने क्या करना होता है, आपने स्प्लीनेक्टमी करनी होती है, क्योंकि जो स्प्लीन के मैक्रोफेज होते हैं ना इनको खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इन पेशेंट में आपको हीन्स बॉडीज देखने को मिलती है। हीन्स बॉडी ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी में भी होती है। अगर चारों जीन डिलीट हो गया तो ऐसा जो फीटस होता है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता होता, क्योंकि फीटल लाइफ में गैमा ग्लोबुलिन ज्यादा होता है, वो गैमा टेट्रामर बनाता है, जिसकी वजह से आपका हाइड्रोस फेटालिस होता है, ये बच्चा सरवाइव नहीं कर सकता होता। ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद है बीटा थैलासीमिया। जो बीटा थैलासीमिया होता है ये आपको मेडिटेरेनियन में देखने को मिलता है, मेडिटेरेनियन, ओके, इनमें देखने को मिलता होता है, ओके। और इसमें जो होता है ना, कहने का मतलब है इसमें जो होती है जीन की पॉइंट म्यूटेशन होती है, डिलीशन नहीं होती, पॉइंट म्यूटेशन आपको देखने को मिलती है। जीन की क्या होती है, पॉइंट म्यूटेशन आपको देखने को मिलती होती है बीटा थैलासीमिया में। रट्टा मार लेना, जो बीटा थैलासीमिया होती है ना, ओके, इसमें पॉइंट म्यूटेशन होती है प्रोमोटर साइट पर या सप्लाइसिंग साइट पर, मेडिटेरेनियन डिसेंट में देखने को मिलता है। अब जो बीटा जीन्स है वो दो होते हैं, और वो कहाँ पे पड़े होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 11 पे पड़े होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 11 पे पड़े होते हैं, ओके। तो एक बात रट्टा मार लेना, जो म्यूटेशन होती है इसमें दो तरह की म्यूटेशन आपको देखने को मिलती है। ठीक हो गया, एक ऐसी म्यूटेशन होती है जिसमें आपका, कहने का मतलब है, बीटा चेन इसकी सिंथेसिस नहीं हो पाती, ओके, कम हो जाती है, या दूसरे में एब्सेंट हो जाती है, दूसरे में एब्सेंट हो जाती है। ठीक हो गया, ओके। तो इसका मतलब है, ये आपका कहने का मतलब है ये आपका नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल बीटा जीन है। अगर कम हो जाती है, मतलब बीटा चेन कम हो जाती है तो मैं उसको B+ से शो करूंगा। अगर बीटा चेन बिल्कुल 0 पे चली जाती है
तो उसका मतलब है बीटा जीन ही आपका डेफिशिएंट है। ठीक हो गया, क्लियर। तो इसमें म्यूटेशन आपको दो तरह की देखने को मिलती होती है। वंस अगेन इसमें बीटा चेंज नहीं है तो अल्फा चेंज के लेवल बढ़ जाते होते हैं, अल्फा चेंज के लेवल बढ़ जाते होते हैं, क्लियर। तो आपने रट्टा मार लेना होता है, सही हो गया। एक और बात, रट्टा मार लेना इसमें क्या होगा, ओके। अब इसमें रट्टा मार लेना बीटा थैलासीमिया में क्या होता है, बीटा थैलासीमिया में बीटा चेंज कम होती है, बीटा चेंज की वजह से क्या होता है, जो आपका हीमोग्लोबिन A1 है वो कम हो जाता है, लेकिन जो हीमोग्लोबिन A2 है और HbF है ये बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनमें तो बीटा चेन होती नहीं है, बीटा चेन बढ़ती नहीं होती। ठीक हो गया, क्लियर। आपने ये रट्टा मार लेना है। इसके बाद एक और चीज रट्टा मार लेनी है, जब आपका बीटा चेन नहीं है तो अल्फा चेन ज्यादा होती है, अल्फा चेन इनसॉल्युबल होती है, इनसॉल्युबल होती है मतलब प्रेसिपिटेट हो जाती है। जब प्रेसिपिटेट होती है तो ये आरबीसी को बोन मैरो के अंदर ही उड़ा देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस होता है। इनफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस के आपके आरबीसी की प्रोडक्शन भी सही नहीं हो पाती। ओके, क्लियर। ठीक हो गया। दैट इज वाई कि जो बीटा थैलेसीमिया होता है, जो बीटा थैलेसीमिया है ये ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट है। बीटा थैलेसीमिया क्या है, ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो आपके आरबीसी बोन मैरो से निकलने से पहले ही टूट जाते होते हैं, बॉडी इतने मैच्योर आरबीसी बना नहीं पा रही, लेकिन अल्फा थैलासीमिया में ब्लड की ट्रांसफ्यूजन ही देनी होती। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है बीटा थैलासीमिया माइनर, ओके। बीटा थैलासीमिया माइनर, इसमें क्या होगा, माइल्ड माइक्रोसिटिक एनीमिया आपको देखने को मिलता होता है, क्लियर। ठीक हो गया। और सीवियर फॉर्म होती है वो बीटा थैलासीमिया मेजर होती है, और जो दरमियान वाली है वो बीटा थैलासीमिया इंटरमीडिया होती है, बीटा थैलासीमिया इंटरमीडिया। ओके, जो बीटा थैलासीमिया इंटरमीडिया होती है इसमें आपको क्या देखने को मिलता होता है, ओके, क्लियर। ठीक हो गया। माइल्ड अनीमिया आपको देखने को मिलता होता है, ओके। और याद कर लेना बीटा थैलासीमिया में आपने एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस जरूर कराने होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है बीटा थैलासीमिया मेजर, उसको कोलीज अनीमिया भी कहते हैं। इसमें आपकी कहने का मतलब है दोनों चेन ही डिफेक्टिव होती है, दोनों चेन से डिफेक्टिव होती है। अगर एक चेन डिफेक्टिव हो तो आपका क्या होता है, ओके, बीटा थैलासीमिया माइनर। अगर आपका वेरिएबल हो, मतलब एक जीन, मतलब दोनों चेन थोड़ी थोड़ी कम हो गई है, या एक डेफिशिएंट है एक थोड़ी कम है, तो ये बीटा थैलासीमिया इंटरमीडिया है। बीटा थैलासीमिया मेजर के अंदर दोनों चेन ही आपकी डेफिशिएंट हो गई है, ओके। ठीक हो गया, रट्टा मार लेना आपने। तो इसको कोलीज एनीमिया भी कहते होते हैं। अब इसमें अल्फा ग्लोबिन चेन बढ़ती है, टेट्रामर्स बनते हैं, आरबीसी को उड़ा देते हैं, इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस होती है। जब पेशेंट को इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस होती है तो फिर उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगेगा। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा तो सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस होती है। जब पेशेंट को इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस होती है तो बोन मैरो कंपनसेट करना शुरू कर देती है, बोन मैरो का एक्सपांशन होता है, जिसकी वजह से क्रू कट या हेयर ऑन एंड अपीयरेंस देखने को मिलती है, जिसकी वजह से स्केलेटल डिफॉर्मिटीज होती है और एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस देखने को मिलती होती है। जो आरबीसी बनती है उनके शेप साइज दोनों खराब हो जाती है, तो ये चीजें देखने को मिलता है, ओके। पेशेंट में हिपैटोसप्लीनोमेगाली होती है। और इसके अलावा अगर पेशेंट में पैरो वायरस हो जाए, जो पैरो वायरस होता है वो क्या करता है, वो आरबीसी की प्रोडक्शन को कम करता है। तो एक चीज नोट करो, थैलासीमिया में आरबीसी टूट रही है, और जब पैरो वायरस का इन्फेक्शन होगा आरबीसी बनेगी भी नहीं, तो उसकी वजह से क्या होगा, ए प्लास्टिक क्राइसिस हो जाएगा। ए प्लास्टिक क्राइसिस सिकल सेल एनीमिया में होता है, थैलासीमिया में होता है, और हेरिडेटरी सफीलोसाइटोसिस में होता है, कि जब भी आरबीसी ज्यादा टूट रहा है, अगर आपने प्रोडक्शन को भी कम कर दिया तो ये प्लास्टिक क्राइसिस हो जाएगा। पेशेंट में एच बी ए वन कम होता है, HbA2 और HbF बढ़ जाता होता है, क्लियर, ओके। और कहते हैं कि ये जो है ना फीटल लाइफ में इतना प्रेजेंट नहीं करता होता, क्योंकि HbF बचा लेती है। पेशेंट में हिमोलिसिस होगा, बिलिरुबिन का लेवल ज्यादा होगा, पिगमेंटेड गाल स्टोन देखने को मिलते हैं। लैब्स कराओगे, लैब्स में क्या मिलेगा, HB कम, हेमाटोक्रिट कम, MCV कम, माइक्रोसाइटिक एनीमिया मिलेगा, RDW, ओके, और रेटिक्स ये दोनों बढ़ जाते हैं, क्लियर। ठीक हो गया, क्योंकि आरबीसी ज्यादा टूट रही है। पेशेंट में आयरन ओवरलोड हो सकता है, हीमोसिड्रोसिस हीमोक्रोमेटोसिस हो सकती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से। इसके अलावा कहने का मतलब है पेशेंट में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल ज्यादा होगा, जॉन्डस होगा। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस क्या होती है, एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, HbA1 कम होता है, HbA2 आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, HbF आपको ज्यादा देखने को मिलता है। पेशेंट में सप्लीनोमेगाली होती है, रेडियोग्राफ कराओगे, क्रू कट या हियर ऑन एंड अपीयरेंस देखने को मिलती है, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज होती है। ट्रीटमेंट क्या होगा, क्रॉनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आयरन चिलेशन थेरापी, और आपका स्प्लीनेक्टमी आ जाएगा, क्लियर।
उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। दिस वाज ऑल अबाउट, अगर सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट में क्या हो कि सपोज एक जो ग्लोबिन चेन है वो कम हो गई है और दूसरे ग्लोबिन चेन है उसकी क्या हो गई है, पॉइंट म्यूटेशन हो गया है या ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो गया वैलिन से, तो उसको बोलते हैं सिकल सेल बीटा थैलासीमिया। तो इसमें आपको सिकल सेल एनीमिया देखने को मिलता है। ओके, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका कि बीटा चेन कम है या बीटा चेन डेफिशिएंट है। कम है तो लेस एनीमिया होगा, अगर डेफिशिएंट है तो सीवियर एनीमिया देखने को मिलता होता है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो ऑलमोस्ट ये था हमारा कहने का मतलब है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये हमारे एनीमियास कवर हो गए माइक्रोसिटिक वाले। क्लियर। अब हम इसके बाद आ जाते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पे आ जाते हैं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को फिनिश कर लेते हैं। क्लियर। ठीक हो गया। तो आई थिंक काफी है इसके लिए, इस वीडियो के लिए।